गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसका पिछला वाला वीडियो हमने देखा था जहां हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखा था बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। इस बार हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय इनकम मेथड। और ये इनकम मेथड सबसे आसान तरीका है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। हम यहाँ पे सीखेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। बट मैं आपको बताता हूँ नेशनल इनकम ही इनकम को कैलकुलेट करती है, यानी टोटल हमारी इकोनॉमी में जितने भी पर्सन्स है उन सबकी, या जितने भी रेजिडेंट है उन सबकी इनकम को कैलकुलेट करना है। अब उनकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल एक मेथड है इनकम मेथड। इसमें होता क्या है, आपको चारों के चारों फैक्टर ऑफ पेमेंट्स है, ठीक है। चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों की इनकम का टोटल कर लीजिए, और ये चारों की इनकम का जो टोटल है वो ही क्या कहलाएगा? टोटल इनकम, ठीक है। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को क्या पेमेंट कर रहे हो आप, इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या पेमेंट कर रहे हो, वो हो जाएगी टोटल इनकम। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, और अगर ये इतना आसान है तो ये यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको डिफिकल्टीज आ सकती है वो भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और इस वीडियो में आप जितने ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को टोटल करना पड़ेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार फैक्टर्स आते हैं। पहला है लैंड, जिसकी इनकम होती है रेंट। सेकंड नंबर पे आता है कैपिटल, जिसमें इनकम होती है इंटरेस्ट। और थर्ड नंबर पे आता है लेबर, जो कि आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। और फोर्थ नंबर पर है एंटरप्रेन्योर, जो आता है प्रॉफिट। अब अगर आपको ये चारों डायरेक्टली दिए गए हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इन चारों को बस प्लस करना है और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका निकल जाएगा। आपका आंसर सही, 6 नंबर टोटल, खत्म, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये चारों आपको सही रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो उसमें ये चारों आपको डायरेक्टली नहीं दिए होंगे, आपको ये अलग अलग दिए होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रेंट। अब इसमें एक और वर्ड आता है रॉयल्टी। अब समझते हैं पहले कि रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है और ये दोनों होते क्या हैं। रेंट आप समझ सकते हैं एक ऐसा इनकम जो अराइज हो रही है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, लेट्स से आपके पास एक ज़मीन थी, लैंड थी, और आपने उसे यूज करने के लिए दिया। या फिर आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपने उसको यूज करने के लिए दिया, तो ये होता है रेंट, ठीक है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें होती है कि आपने उसको यूज करने के लिए दिया है। जबकि रॉयल्टी यूज करने के लिए नहीं होती है। रॉयल्टी आती है जब आप उसको लीजिंग राइट्स देते हो। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ज़मीन थी और उसके नीचे आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लैंड को यूज नहीं कर रहा है, बल्कि आपके अंदर से डिगिंग करके कोल को निकालेगा और उस कोल को ले जा करके बेचेगा। अब ऐसे में जब वो कोल को निकालेगा तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा देगा। वो पैसा जो है वो कहलाता है रॉयल्टी, यानी कि इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स, यानी उस चीज़ को यूज करने से जिसकी वजह से उस चीज़ में थोड़ा सा डैमेज तो आने वाला है, वो होता है रॉयल्टी, ठीक है। अब चाहे वो एक्सपायर होएगी धीरे धीरे, या फिर आप उसमें उस एसेट्स में कोई कमी आएगी, या फिर कुछ नेचुरली उसमें कुछ कमी आएगी, तो ये सारी चीज़ें रॉयल्टी के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए मेरी एक बुक है, ठीक है। अब ये भी एक तरीके की सॉरी, एक बुक है। अब ये जो बुक है ये भी एक तरीके की प्रॉपर्टी हुई। अब अगर मैं इस बुक को प्रिंटिंग राइट्स दे रहा हूँ, क्योंकि बुक के जो कॉपीराइट आते हैं वो लगभग 15 ईयर्स के आसपास आते हैं, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए आते हैं, उसके बाद कोई भी इस बुक को पब्लिश कर सकता है। अब जो बुक के प्रिंटिंग राइट्स है वो 15 ईयर्स के लिए। अब अगर मैं किसी पब्लिशर को यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ कि आप इसे पब्लिश करिए और इसको बेचिए मार्केट में, और मेरे को पर बुक कुछ अमाउंट दे दीजिए, तो ये रॉयल्टी क्यों है? क्योंकि आप इसे यूज करने का राइट नहीं दे रहे हो, बल्कि आप इसमें लीजिंग राइट दे रहे हो। आप उस चीज़ को पब्लिश कर सकते हो, आप उसके यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस करना है। अब अगर आपका रेंट एंड रॉयल्टी दोनों दिए हुए हैं तो आपको इन दोनों को टोटल करना है और फिर रेंट के अंदर इंक्लूड करके फिर लेना है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट में 3 चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। ये 3 चीज़ें याद रखना। क्यों ये 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है? क्योंकि ये इनकम का पार्ट बनती नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का ट्रांसफ़र है। सबसे पहली बात, पहली इनकम है गवर्नमेंट जब अपने ही लोगों को ब्याज पे इंटरेस्ट देती है, उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। लेट्स से मान लीजिए कि आपके पास पैसा आया 100 रुपीज़ और आपने उसमें से 80 रुपीज़ खर्च कर दिए, बाकी 20 रुपीज़ आपने बचाए। अब ये 20 रुपीज़ आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम में डिपॉजिट करवाते हो और गवर्नमेंट उन 20 रुपये पे 2 रुपये इंटरेस्ट देती है। तो ये 2 रुपये जो है वो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होंगे, आपकी इनकम केवल 100 ही मानी जाएगी, ये 2 रुपये आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी।
क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक तरीके का ट्रांसफ़र है, जो वो आपकी इनकम से ही जो टैक्स दे रही है उसी से आपको ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है? तो इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। अब एक बात सोचिए कि एक बार आप मेरे को एक बार बताइएगा, मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी पापा है और आप है, ठीक है? आप 3 पर्सन हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी फैमिली इनकम क्या होगी, तो आप क्या करोगे? इनकी इनकम टोटल करोगे, इनकी इनकम टोटल करोगे और अपनी इनकम टोटल करोगे, ठीक है? तीनों की इनकम टोटल करोगे और वो निकल के आएगी 50,000। अब आप में से कोई ये कहेगा कि मैंने मेरे पिताजी से 10,000 रुपये इंटरेस्ट के लिए रुपए लिए थे, तो क्या आपकी फैमिली इनकम इसमें इंक्रीज होगी? आपको देखिए, आपकी इनकम हो सकता है इंक्रीज हो गई, लेकिन क्या आपकी फैमिली इनकम इंक्रीज होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पिताजी ने आपको 10,000 का पेमेंट किया, तो पिताजी से 10,000 कटे और आपके पास 10,000 आए, तो टोटल इनकम तो सेम ही रही ना, 50,000। इसीलिए एक गवर्नमेंट भी हमारे पिताजी की तरह हो गई। अब अगर गवर्नमेंट ही आपको पेमेंट कर रही है या आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो इससे फ़र्क क्या पड़ना है? नेशनल इनकम तो सेम रहनी है, इसीलिए इस इनकम को नहीं लिया जाता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेड बाय वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। जैसे एक फर्म हो गई और वो दूसरी फर्म को पेमेंट कर रही है, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो जब पेमेंट करेगी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फाइनल, तब वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? इसलिए इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पज, मतलब क्या? मतलब अगर आपने जो लोन लिया है वो कंजम्पशन पर्पज के लिए लिया है, तो उस इनकम को भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? इन तीनों को। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, बाकी ये तीनों इंटरेस्ट दिए हुए रहेंगे। आपको क्या करना है? इसको एक्सक्लूड करना है। दैट मीन्स आपको इन्हें माइनस करना है इंटरेस्ट में से, टोटल इंटरेस्ट में से। उसके बाद आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेस्टेड इनकम की कैलकुलेशन में लेना है, ठीक है? यहाँ तक। उसके बाद समझते हैं आगे, कंजम्पशन टू एम्प्लॉयज, सॉरी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ये क्या होता है? ये होता है जब आपका एम्प्लॉयर यानी फैक्टर ऑफ पेमेंट अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज के बदले या प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में देता है। इसके 3 एलिमेंट है, दैट मीन्स आप इन तीनों को ऐड करना है। 3 एलिमेंट क्या है? पहला है कैश में कोई अमाउंट दिया गया है, दूसरा है काइंड में देना। लेकिन ये जो काइंड में आप सामान दे रहे हो, ये नेसेसरी फॉर वर्क नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स मान लीजिए कि आपके जो बिजनेस है वो है आपका बिजनेस लाइक चलिए खनिज निकालने का है, ठीक है? मतलब आप ज़मीन में खुदाई करते हैं एंड कुछ खनिज पदार्थ निकालते हैं और उन्हें आप बेचते हैं, ठीक है? ये आपका बिजनेस है। सॉरी। तो अब अगर आपका एम्प्लॉई खुदाई करेगा तो उसके लिए आपको कुछ सामान देने पड़ेंगे। हो सकता है लेट्स से हेलमेट आप उन्हें देते हो, या फिर उन्हें जो उपकरण वगैरह आते हैं ना खोदने वगैरह के, ऐसी चीज़ें अगर आप उन्हें दे रहे हो तो वो उनकी सैलरी का पार्ट नहीं है, उनको आपको देना ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपके मान लीजिए जैसे आप डॉक्टर वगैरह को देखते हैं तो वो सफ़ेद जो कोट है वो पहने रहते हैं, तो ये एक तरीके की उनकी यूनिफॉर्म है। अब वो ऐसा नहीं है कि वो हर समय उसको पहने रहते हैं, वो केवल और केवल हॉस्पिटल्स में उन्हें पहनते हैं, या जैसे अभी चल रहा है कोरोना वगैरह, तो उस दौरान पीपीई किट पहनते हैं। अब पीपीई किट जो डॉक्टर को दिया जाता है वो एक तरीके का काइंड है, लेकिन वो काइंड में जो सामान दिया जा रहा है, ठीक है, वो जो दिया जा रहा है वो वेजेज एंड सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। तो वही चीज़ें वेजेज एंड सैलरी का पार्ट बनेगी जो चीज़ें उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। जैसे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कार गिफ्ट की, अब वो कार उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए, भाई ले जा तू और आराम से यूज़ कर, तो ये उसकी वेजेज एंड सैलरी में जुड़ेगी। उसको अगर मान लीजिए जैसे वॉशिंग मशीन गिफ्ट की या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जुड़ेगी, क्योंकि वो उसका जो वर्क है उसमें कोई काम नहीं है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक ग्रेजुएटी पेंशन पीएफ। अब देखिए एम्प्लॉयर का क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी सारा अपना टाइम जो है एम्प्लॉयर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? और एम्प्लॉयर क्या करेगा, 60 एज होगी, 60 या 55 एज होगी, उनको रिटायर कर देगा। अब रिटायर करने के बाद वो क्या करेंगे? उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इसकी सेवा में लगा दी, एम्प्लॉयर की सेवा में लगा दी। अब ऐसे में जब रिटायर होंगे तो वो क्या करेंगे? वो कमाने लायक नहीं रहेंगे। अगर उनका बच्चा अच्छा निकला तब तो ठीक है, नहीं निकला तब क्या? इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सारे एम्प्लॉयर को एक कहती है कि आपके पास मैंडेटरी है कि आप लोगों के पैसे थोड़े थोड़े बचाओ, अपना खुद का भी कंट्रीब्यूशन दो, और उसके बाद वो पूरा जो अमाउंट बनता है, बिग अमाउंट जो बनता है, वो जब उनका रिटायरमेंट हो तब आप उन्हें देना। इसमें कई सारे आते हैं, जैसे ग्रेजुएटी है, पेंशन है, पीएफ है। जब आप बीकॉम वगैरह में आओगे तब आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अच्छे प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी, मतलब आपके पिताजी अच्छे एम्प्लॉय है लेकिन अच्छी फर्म या अच्छी प्राइवेट कंपनी में अगर एम्प्लॉय है, तब आपके ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ग्रेजुएटी भी मिलती है, पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके एम्प्लॉयर के ऊपर मैंडेटरी है कि आपको करना ही पड़ेगा, कुछ के ऊपर मैंडेटरी होता है, कुछ के ऊपर नहीं होता है, तो अगर वो मैंडेटरी है तो उसे पार्ट माना जाएगा, ठीक है? चाहे मैंडेटरी हो चाहे नहीं हो, उसको पार्ट माना जाएगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो आपको यहाँ पे इन तीनों को टोटल करना है। नाउ नेक्स्ट है प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली हो सकता है आपको प्रॉफिट दे दिया जाए, या प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स जो टैक्सेस के रूप में जाता है, दूसरा है डिविडेंड यानी कि जो आपको बांट दिया गया, और तीसरा है उस प्रॉफिट को बांटा नहीं गया लेकिन डायरेक्टली वापस से बिजनेस में लगा लिया गया ताकि और ज़्यादा प्रॉफिट हो। देखिए मेरे को एक बात बताइए, जो लैंड है, जो रेंट है वो फिक्स है, जो हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो फिक्स है, जो सैलरी है वो फिक्स है। तो अगर ये अपना रिटेन अर्निंग यानी अपना प्रॉफिट का कुछ अमाउंट वापस से बिजनेस में लगा के बिजनेस को बढ़ाता है, तो इसमें जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें तो फिक्स है तो इनको तो कहीं बढ़ना नहीं है। अब जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा तो पूरा पूरा प्रॉफिट किसका है, वापस से इसी का ही है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, वो कहलाता है कॉर्पोरेट टैक्स। कुछ पार्ट ये अपने घर पे ले जाते हैं, वो घर पे ले जाने वाला पार्ट कहलाता है डिविडेंड, और कुछ पार्ट वापस से अपने बिजनेस में लगा देते हैं, वो कहलाता है रिटेन अर्निंग, बिजनेस में लगा दी गई। तो इन तीनों, अगर ये तीनों अलग अलग दिया गया है तो आपको इन तीनों का टोटल करना है। लेट्स से खत्म। नाउ अब आता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम ये होता है जब, ठीक है, ये भी आपको हो सकता है पार्ट दिया गया। मान लीजिए कि आप एक स्मॉल शॉपकीपर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ज़मीन भी आपकी, मतलब आपने अपनी ज़मीन के पे ही लगाया है, आपकी अपनी सेविंग से ही आपने वो जो सारे बिजनेस वगैरह है वो एम्पायर खड़ा किया है। यानी आपकी सेविंग थी 2-2.5 लाख रुपए, उससे आपने प्रोडक्ट वगैरह सारे खरीदे और ये बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ पे एम्प्लॉय भी आप खुद ही है, और ऑफकोर्स प्रॉफिट तो आपका खुद का होगा ही सही, ठीक है। तो ये तो आपका खुद का है। तो ऐसे में जब आपकी ही इनकम, ये सारी चीज़ें आपकी है, तो यहाँ पे ये सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसे बोला जाता है मिक्स इनकम, मिक्स्ड इनकम। कई जगह क्या होता है, एम्प्लॉय दूसरे आ जाते हैं, बट ये तीन चीज़ों एक ही आदमी की होती है, तो इसे भी मिक्स इनकम बोला जाएगा। उसके अलावा, ठीक है, अब उसके अलावा एक और टर्म यूज़ होता है, वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, जब आप रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड करते हो तो इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कई बार आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हो गया कि जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन तीनों को जो मिलता है, यानी कि तीनों का जो इनकम है, उन तीनों को कंबाइंड रूप से ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब इसके स्टेप्स समझ लेते हैं, जब आपको क्वेश्चन आएगा तब आपको कैसा करना है। सबसे पहले आपको निकालना है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो निकालने हैं, प्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, सारी चीज़ें इनकम जोड़नी है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा जो कि डोमेस्टिक इनकम होगी। अब चूंकि आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो उसके लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हो तब आप प्लस करते हो, नेशनल से जब डोमेस्टिक आते हो तब आप इसे रिड्यूस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके प्लस करना पड़ेगा, नेशनल इनकम निकल जाएगी एंड, ठीक है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नाउ अब एग्जांपल पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वही वापस चीज़ें, ट्रांसफर इनकम को आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांसफर इनकम कैसी, जैसे स्कॉलरशिप हो गई और ये सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था फैमिली टू फैमिली अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उसको हम नहीं मानेंगे। देश हमारी एक फैमिली है और वहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट आपको कुछ ट्रांसफर कर रही है तो आप उसको इनकम नहीं मानोगे। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपको सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करने से कुछ इनकम होती है तो उसे भी आपकी इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। थर्ड नंबर पर है वाइनफॉल गेन, यानी कि लॉटरी विनिंग, हॉर्स रेस, ऐसा कुछ इनकम अगर आपके पास होती है, अचानक से जो इनकम होती है उसको भी आपको इनकम में कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी अगर आपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इन तरीके की जो एसेट है, जो फाइनेंशियल एसेट है, इनको अगर बेच के कोई प्रॉफिट कमाया है तो उसको भी आपको नहीं माना जाएगा। बट अगर यहाँ पे कमीशन है, यानी कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स और कमीशन ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, तो उसे आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग आर नॉट इंक्लूडेड। लाइक आपके जो पिताजी है अगर आपको गिफ्ट दे देते हैं, या विल होता है, मतलब जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल वारिस होते हैं उनको जो मिलता है वो कहलाता है विल। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अगर दी जा रही है पास्ट की सेविंग से, अगर आपको पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, पास्ट मतलब मैंने बचाया था उसके बाद मैंने किसी को पेमेंट कर दिया उस पास्ट की सेविंग से, ठीक है, और वो ट्रांसफ़र किया है, तो उसे आपको नहीं गिनना है इनकम के अंदर, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो एग्जांपल है वो, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और इस एग्जांपल से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे और ये हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड डे, गुड बाय।